हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। अब हम बात कर रहे हैं बायोमीथेन, जिसको बायो CNG दैट इज बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये जो बायोमीथेन है या बायो CNG या CBG है, ये बनती है बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस जो है वो कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ मीथेन, then the rest is, let's say, 40 to 45% is carbon dioxide and the rest are H2S and other impurities। तो जब इस बायोगैस को प्यूरिफाई किया जाता है तो हमें मिलता है बायो CNG या कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। अब CBG इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको सिमिलर माना जाता है इन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू टू CNG दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंडिया में जो है नेचुरल गैस नहीं मिलता, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल्स, और वो इंडिया में नहीं मिलता, तो हमें क्या है दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इससे 2 इश्यूज आते हैं, एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ती है दूसरे देशों पे, एंड देन हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो कम होते जाते हैं। तो हम मूव करना चाहते हैं टूवर्ड्स बायो CNG या CBG, क्योंकि दोनों ही जो ये हैं CNG और बायो CNG ट्रांसपोर्टेशन में, व्हीकल्स में यूज़ हो सकते हैं ईजीली। दे कैन बी स्टोर्ड, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड वाया पाइपलाइंस। अब फ़ायदे जो हैं वो बायो CNG के ज़्यादा हैं। एक तो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, इट इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल, इट कैन बी मेड फ्रॉम बायोमास, क्योंकि जो बायोगैस है वो बायोमास से बन सकती है। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं विद वेरियस बैक्टीरिया तो हमें बायोगैस मिल जाती है। अब ये बायोगैस को हमें प्यूरिफाई करना है और बायो CNG लेकर आनी है। अब जो बायोगैस है ये बनती है जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, या फिर इवन जो पैडी स्ट्रॉ है जो कि अभी स्टबल बर्निंग का एक मेजर रीज़न है या ओनली रीज़न है उससे बनती है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे एनिमल वेस्ट लाइक कैटल डंग से ये बन सकती है। तभी कैटल डंग को ना गोबर धन भी कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अब ना बायो CNG को क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज़ीरो इमिशंस करती है, इमिशंस भी इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसको ना क्लीनर इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि देखो अब हमारे पास क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से हम इसे बना रहे हैं। अगर अदरवाइज दैट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वुड हैव एंडेड इन लैंडफिल्स, वहाँ पे मीथेन रिलीज करता, वो एटमॉस्फेयर में जाती। पैडी स्ट्रॉ बर्न कर रहे हैं तो पॉल्यूशन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं। तो जब हम बायोगैस बनाते हैं इन फीड स्टॉक से, इन रॉ मटेरियल से, तो बाय डिफॉल्ट हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एटमॉस्फेयर में कम करते हैं। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद जब बायो गैस से हम बायो CNG बनाते हैं फ्रॉम बायोगैस, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो भी कैप्चर करी जा सकती है इन लिक्विड फॉर्म, एंड दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो इसी वजह से जो बायो CNG है उसको काफ़ी ज़्यादा क्लीनर ऑल्टरनेटिव माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं बायो CNG के। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बायो CNG को, जैसे कि आपको पता है बायोफ्यूल, नेशनल बायोफ्यूल हमारी जो पॉलिसी है वो तो है ही। सतत इनिशिएटिव है विच इज़ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने की बात की जाती है। अभी इंदौर में एक बहुत बड़ा CBG प्लांट लगा है जो कि वेरियस फीड स्टॉक्स को यूज़ करके CBG बनाएगा। तो गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है बायो CNG, CBG या बायोमीथेन को। अब लाइक आई सेड कि इट कंटेन्स ओनली मीथेन, नहीं वो गलत हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 95% मीथेन रहती है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू CNG विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 97-96% मीथेन। लेकिन सिर्फ मीथेन होता है वो तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट सही है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफाइंग बायोगैस। तो हमारा जो आंसर है वो 2 ओनली हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। बायोमीथेन, बायो CNG एंड CBG, दे आर ऑल सिमिलर, एंड इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट
gas to CNG which is a non-renewable resource. और बायोगैस में मीथेन, CO2 एंड अदर गैसेस लाइक H2S रहती हैं और बायोगैस बनती है एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, और बायोगैस से CBG बनती है जब हम बायोगैस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोगैस टू फॉर्म CBG और बायो CNG विच कंटेन्स 95% प्योर मीथेन गैस, और इसकी जो कॉम्पोजिशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है टू नेचुरल गैस एंड इसके इफेक्ट्स भी सिमिलर है. देखो नेचुरल गैस को ना एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव माना जाता है कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल, तभी दिल्ली में जो हमारे पास CNG बसेस वगैरह चलती हैं. लेकिन अगर हम बट अगेन वी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो वो वाले इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वाले रीजन है, फॉरेक्स रिजर्व्स वाले रीजन है. उसके अलावा बायो CNG को क्लीनर ऑल्टरनेटिव भी इसलिए माना जाता है क्योंकि जिन फीड स्टॉक से वो बनती है अदरवाइज वो फीड स्टॉक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करते. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब ये क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि पहली बार दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स मनाया गया. इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी तो मनाया ही जाता है, दिस इज स्पेसिफिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी. अब देखो ये मनाया गया November 3 को, इसलिए जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है. और पहली स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया में MAB के तहत 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ना कि 10. टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आउट ऑफ 18 टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो मैप के अंडर है आउट ऑफ टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, तो जब भी आप बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं, पहली चीज़ इंडिया में ये 18 है. दुनिया भर में देखें तो 780 कुछ हैं और सबसे ज़्यादा स्पेन में है, फॉलोड बाय रशिया, फॉलोड बाय मेक्सिको. देयर इज ऑल्सो वन बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स ऑफ 5 कंट्रीज. ठीक है, उसको अमेजोन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है. अब बायोस्फीयर रिजर्व्स में ना 3 पार्ट्स होते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया, और ये डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया से मिलकर बनता है. कोर एरिया में कुछ भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, बफर एरिया में वही एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं कि रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कोर एरिया में बिल्कुल भी डिसरप्शन ना कॉज करे, और ट्रांजिशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है. दैट इज एक्चुअली द ट्रांजिशन जोन फ्रॉम बायोस्फीयर रिजर्व्स टू नॉर्मल एरियाज, राइट. ओके, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में 18 कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कौन सी स्टेट्स में है, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज उसमें आते हैं. देन द बायोडाइवर्सिटी, जो जियोग्राफिकल पार्ट, ये सब कुछ तो आपको पता होना ही चाहिए. देन 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो मैप के अंडर आते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए. पहला नीलगिरी था, आखिरी पन्ना था जो कि मध्य प्रदेश में है. ऑल ऑफ दैट यू नीड टू नो, राइट. मैप बना लीजिए, खुद से मार्क कीजिए. और उसके बाद 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स मनाया गया, 4 को नहीं. और इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ 2 year सेलिब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि 1971 में आया था. देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स. अब देखो जो BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 2020 April 1 ऑनवर्ड्स कोई भी ऐसा व्हीकल जो BS6 कंप्लाइंट नहीं है उसका सेल नहीं हो सकता, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, उसकी सेल नहीं हो सकती, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती. दैट इज करेक्ट. अब शुरुआत हुई थी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स की 2000 में, और हमारे देश में BS1, 2, 3, 4 आया. 5 को हमने स्किप कर दिया. नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू BS6. 5 को स्किप करने का रीज़न था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था इंडिया में, और लाइक आई सेड कि BS एमिशन स्टैंडर्ड्स जो हैं एक तरह से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लागू किए गए हैं. अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये नोटिफाई कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बताता है कि जो BS6 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं उनमें से कितना SOx निकलना चाहिए, कितना NOx निकलना चाहिए, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना चाहिए, कितना पार्टिकुलेट मैटर निकलना चाहिए. द मैक्सिमम लेवल जैसे सल्फर का है 10 mg per kg मैक्स, एंड दिस हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 mg per kg ऑफ BS4. अब देखो आइडिया यही है कि जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं वो कम हो, एंड BS6 इज द टॉप मोस्ट जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी वाइज सबसे ऊपर है, राइट. अब इसमें जो स्टेटमेंट्स है तीनों ही करेक्ट है. अब दैट इज ऑल्सो देयर. सो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स आर द लीगल लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स विच कैन बी रिलीज्ड बाय अ व्हीकल.
ठीक है, उससे कम ही रिलीज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिलीज़ नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए ना आपको व्हीकल में चेंजेस करने हैं, इंजन डिज़ाइन उस तरह से करना है, फ्यूल के में चेंजेस करने हैं, एंड ऑब्वियसली एमिशन कंट्रोल तो करना ही है। ठीक है, तो 3 चीज़ों में इंप्रूवमेंट्स होती हैं। एमिशन कंट्रोल, एमिशन हमें कम करना है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी है, और इंजन डिज़ाइन बेटर करना है। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब वही है ना कि अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, कम फ्यूल यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली कम पोल्यूशन होगा। अब सल्फर में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और सल्फर इतना कम इसीलिए हो पाया क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स बेटर यूज़ हो गए। अब अगर आपको इंजन डिज़ाइन इतना ऑल्टर करना है कि बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू मेक द व्हीकल्स एक्सपेंसिव। Then the fourth question is regarding अमूर फैल्कन्स। अमूर फैल्कन्स इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि नागालैंड में इनका फेस्टिवल चल रहा है। हर साल ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स रशिया चाइना में से आती हैं, एंड दे गो टूवर्ड्स सदर्न अफ्रीका, साउथ पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और बीच में ये इंडिया में स्टॉप ओवर लेती हैं। कौन सी स्टेट्स में? मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में लोकतक लेक। कुछ और इंडिया की स्टेट्स है जैसे एमपी, महाराष्ट्र, वहाँ यूपी में भी इनके कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं, बट मेजॉरिटी जो है हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही देखने को मिलती है। अब अमूर फैल्कन ना वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स है। रैप्टर्स होते हैं प्रेडेटरी बर्ड्स जैसे वल्चर्स वगैरह। अब ये जो है लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग किस लिए? क्योंकि 30,000 किलोमीटर्स तक ये ट्रैवल करते हैं, राइट, एंड दे आर नेम्ड आफ्टर अमूर रिवर। दैट इज करेक्ट, बट दैट इज एट द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड चाइना, नॉट एट द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड मंगोलिया। नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ पे एक डेओंग रिजर्वायर है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल्कन्स, अमूर फैल्कन्स आती हैं, एंड दैट इज़ वाई द स्टेट इज नोन एज द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और अगर स्पेसिफिक आपको पॉइंट करना है तो पंक्ति विलेज करके है, राइट। एंड IUCN स्टेटस देखे तो इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। तो IUCN स्टेटस इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लास्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट 2, राइट। सो दिस इज हाउ अमूर फैल्कन्स दे लुक। मेल और फीमेल बहुत ही डिफरेंट रहते हैं, एंड लाइक आई सेड के वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स है, लीस्ट कंसर्न, IUCN स्टेटस है, अमूर रिवर के ऊपर इनका नाम है, और नागालैंड में डेओंग रिजर्वायर में काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं, एंड पंक्ति विलेज इन नागालैंड इज नोन एज फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 किसने निकाली है? UNEP ने, एज ए लीड अप टू COP27। मुझे कमेंट्स में ये भी बताइए COP27 अभी हो रहा है, कौन सी सिटी और कंट्री में हो रहा है, राइट। और ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कितना अडेप्टेशन हमें अचीव करना था और उसमें क्या गैप है, बेसिकली क्या स्टेटस है अडेप्टेशन का और क्या प्रोग्रेस हुई है अडेप्टेशन में, वो हमें बताएगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स विच आर प्लानिंग, फाइनेंसिंग and implementation, and it will also focus on the effectiveness of adaptation कि क्या adaptation effective है भी कि नहीं, and the co-benefits of adaptation and mitigation। adaptation का मतलब है जैसे ना आप sea level rise हो गया because of climate change, तो जो small island developing states हैं उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि उनको adapt करना है to the increased sea level, है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट अडेप्टेशन इज, वो क्या क्या मेजर लेंगे उसके लिए। और मिटिगेशन होता है कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना है, ठीक है, जैसे हम अचीव करना चाहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बाय 2100, उसके लिए हम मिटिगेशन इफेक्ट्स करेंगे। मिटिगेशन होता है ग्लोबल वार्मिंग को ही रोकना, और अडेप्टेशन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह हो चुकी है और जो उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके साथ हम कैसे अडेप्ट करें, राइट। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे आंसर करने की। एंड देन वी हैव अपडेट ऑन द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आप इसको ले सकते हैं 4049 में, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना स्टेप अप अप्रोच है। पहले फंडामेंटल टेस्ट है जिसमें स्टैटिक पार्ट है जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी पे फोकस किया गया है, एंड दे आर सब्जेक्ट वाइज। देन वी मूव ऑन टू द एडवांस्ड पार्ट जिसमें करंट अफेयर्स भी है, अगेन दे आर सब्जेक्ट वाइज। एंड देन वी मूव ऑन टू द FLTs जिसमें सारे सब्जेक्ट्स है एकदम एग्जाम टाइप फील।
और ये प्राइस पे आपको 4049 में आपको 30 टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, साथ में साथ आपको डिटेल्ड पीडीएफ्स और वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड डील। एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, अब उन्हें कोई क्लासेस नहीं लगानी, जे जस्ट वांट टू रिवाइज। उसके लिए हमारे पास ना 2 ग्रुप्स हैं इसमें, एकेडमिक जिसमें आप अपने एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं मेंटर से, और स्ट्रेटेजिक में ना आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से डायरेक्टली डीएम पे बात कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। एंड देन ये भी 4049 पे है, और अगर आप इसके साथ टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं सो यू कैन बाय बोथ ऑफ देम एट 6749। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 180089033043 पे कॉल कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।